अग्रसेन जी का राम जी के साथ क्या संबंध है, महाराजा अग्रसेन जी का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। महाराजा अग्रसेन का विवाह एक बहुत ही अद्भुत विवाह था। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए। नाग देवता को अग्रवाल अपना मामा मानते हैं। महाराजा अग्रसेन जी के हाथी पर हमला कर दिया। इसी कारण कहा जाता है कि अग्रवालों के 17.5 गोत्र तायल और तिंगल और लोगों को अग्रोहा छोड़कर जाना पड़ा। अवशेष अग्रोहा राजधानी के निकले हैं। वहाँ पर आपको भव्य अग्रसेन जी का मंदिर दिखेगा। राम राम, नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग सागा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाप्रतापी महान समाजवाद के प्रवर्तक अग्रकुल शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी के बारे में। महाराजा अग्रसेन ही थे जिन्होंने अग्रवाल समाज की स्थापना की थी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले महाराजा अग्रसेन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। महाराजा अग्रसेन जी के पिताजी का नाम महाराज वल्लभ सेन जी था, जो कि प्रतापनगर के राजा थे। प्रतापनगर राजस्थान व हरियाणा के बीच में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। वहीं महाराजा अग्रसेन जी की माताजी का नाम था महारानी भगवती देवी जी। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था, इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संपूर्ण विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार हम महाराजा अग्रसेन जी की 5146वीं जयंती मना रहे हैं। हालांकि कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ये कहते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी का जन्म विक्रम संवत से 3130 साल पहले हुआ था। यानी कि अभी विक्रम संवत चल रहा है 2079, उसमें हम 3130 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 5209। तो कुछ रिसर्च स्कॉलर्स का मत ये है कि अभी 5146वीं जयंती है, जबकि कुछ का मत ये है कि इस बार 5209वीं जयंती है। वहीं बात करें महाराजा अग्रसेन जी के वंश और कुल के बारे में, तो महाराजा अग्रसेन जी इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जो महाराजा रामचंद्र जी का था, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का था। तो महाराजा अग्रसेन जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंश के ही हैं। यदि हम पीढ़ी दर देखें तो महाराजा अग्रसेन जी श्री राम जी की 35वीं पीढ़ी के हैं। महाराजा रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश, तो उसमें से कुश जो महाराजा रामचंद्र जी के पुत्र थे, कुश की डायरेक्ट 34वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन जी हुए थे। इसलिए महाराजा अग्रसेन जी सूर्यवंशी हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं और साथ में वे राम जी के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी से हैं। अभी हमने देखा था महाराजा अग्रसेन जी का राम जी के साथ क्या संबंध है। अब हम देख रहे हैं महाराजा अग्रसेन जी का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा अग्रसेन जी का जन्म महाभारत के समय पर हुआ था और महाभारत के युद्ध में श्री अग्रसेन जी महाराज ने भी पार्ट लिया था। महाभारत के 10वें दिन महाराज अग्रसेन जी के पिताजी महाराजा वल्लभ सेन जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके पश्चात महाराज अग्रसेन जी ने पांडवों की तरफ से ही युद्ध में, महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। और महाराजा अग्रसेन जी के अदम्य साहस पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि महाराजा अग्रसेन जी आने वाले कलयुग में एक अवतारी युग पुरुष के रूप में जाने और पहचाने जाएंगे। अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन जी के विवाह की। तो महाराजा अग्रसेन जी का विवाह माता माधवी के साथ हुआ था, जो एक नागवंशी राजकुमारी थी। इससे पहले कि मैं आपको महाराजा अग्रसेन जी और माता माधवी के विवाह की और डिटेल्स बताऊं, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि माता माधवी के अलावा महाराजा अग्रसेन जी का विवाह माता सुंदरावती से भी हुआ था, जो कि कोल्हापुर के नागवंशी राजा की पुत्री थी। और साथ में कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी की शादी 17 नाग कन्याओं से भी हुई थी। मैं आपको ये सभी मत इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम एक कलेक्टिव जानकारी भी ले पाएँ और साथ में हम वो भी जान पाएँ जो वाइडली स्प्रेड या वाइडली एक्सेप्टेड जानकारी है। तो वाइडली एक्सेप्टेड जानकारी ये है कि माता माधवी से महाराजा अग्रसेन जी का विवाह हुआ था। अब बात करते हैं माता माधवी और महाराज अग्रसेन जी के विवाह के बारे में। महाराजा अग्रसेन और माता माधवी का विवाह एक बहुत ही अद्भुत विवाह था। वे केवल ना दो वंशों का मिलन था, बल्कि वे दो सभ्यताओं का मिलन था। महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी थे, माता माधवी नागवंशी थी। तो ये दो सभ्यताओं का आपस में मिलन था। माता माधवी, जैसा मैंने आपको बताया, एक नागवंशी राजकुमारी थी। उनका स्वयंवर रचा गया, जिसमें राजकुमार अग्रसेन जी को भी न्योता भेजा गया। राजकुमार अग्रसेन जी वहाँ गए। वहाँ देवराज इंद्र भी मौजूद थे उस स्वयंवर में, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी शादी
माधवी जी से हो, क्योंकि वे माता माधवी की सुंदरता से वशीभूत होकर वहाँ पधारे थे। लेकिन माता माधवी ने अग्रसेन जी को चुना और इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और वे सभा से उठकर चले गए और साथ में उन्होंने प्रण लिया कि वे अग्रसेन जी से इस बात का बदला लेंगे। माता माधवी और अग्रसेन जी के विवाह से नाराज हुए इंद्रदेव ने प्रतापनगर के ऊपर, जो महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी थी, उसके ऊपर बारिश करना, वर्षा करना बंद कर दिया, जिससे वहाँ कई वर्षों तक भीषण अकाल फैल गया। महाराजा अग्रसेन ने अपना सारा खजाना, अपना सारा धन धान्य अपनी जनता के लिए खोल दिया, लेकिन वह अकाल इतना भीषण था कि वहाँ की जनता त्राही त्राही करने लगी। तब महाराजा अग्रसेन जी को विवश होकर इंद्र जी के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ना पड़ा और धर्म अग्रसेन जी के पक्ष में था, इसलिए महाराज इंद्र का पराजय होने लगी। जब देवराज इंद्र की पराजय होने लगी तो देवऋषि नारद बीच में आए और उन्होंने महाराजा अग्रसेन और देवराज इंद्र जी के बीच में मध्यस्थता की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे महाराजा अग्रसेन जी का विवाह माता माधवी के साथ हुआ था, जो एक नागवंशी राजकुमारी थी। इसीलिए नागवंश को अग्रवालों का ननिहाल कहा जाता है और नाग देवता को अग्रवाल अपना मामा मानते हैं। अब बात करते हैं अग्रसेन जी के पुत्रों के बारे में। वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट जो है वो ये है कि अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे और इस बात का प्रमाण भी अग्रसेन जी के 18 गोत्रों और उनके राज्य को 18 गणों में बांटने से मिलता है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अग्रसेन जी का विवाह 18 नाग कन्याओं से हुआ था, तो उन 18 विवाह से अग्रसेन जी के 54 पुत्र और 18 पुत्रियां भी थी। कई जगह 54 पुत्र और एक पुत्री का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है, जो जिसका प्रमाण भी हमें गोत्रों के द्वारा मिलता है, वह ये है कि अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे। इसके कुछ समय बाद महाराजा अग्रसेन ने भगवान शिव की काशी में जाकर घोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी को कहा कि वे माता महालक्ष्मी जी की तपस्या करें। अपनी प्रजाजनों के लिए महाराजा अग्रसेन जी द्वारा की गई घोर तपस्या से खुश होकर माता महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी को दर्शन दिया और कहा कि वे अपना एक अलग नया राज्य बनाएं और अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन पोषण व उनकी रक्षा करें। साथ ही माता महालक्ष्मी ने उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य के लोगों को, उनके कुल के लोगों को वे हमेशा अपना आशीर्वाद देती रहेंगी। पश्चात अपने नए राज्य के लिए महाराजा अग्रसेन ने पूरे भारतवर्ष का माता माधवी के साथ भ्रमण करना शुरू किया। इसी दौरान एक जगह जाने पर एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दे रखा था, एक छोटे से शेर को जन्म दे रखा था। उस शेर ने जब महाराजा अग्रसेन जी को हाथी पे आते हुए देखा तो उसे, उस शावक को ऐसा लगा कि उसकी माँ को उस हाथी से कोई संकट है, इसलिए उस शावक ने, छोटे से नन्हे से शावक ने उस हाथी पर हमला कर दिया, महाराजा अग्रसेन जी के हाथी पर हमला कर दिया। यह दृश्य देखकर महाराजा अग्रसेन जी को लगा कि यह कोई दिव्य इशारा है कि ये वीर भूमि है जहाँ पर एक छोटे से शावक ने एक हाथी के ऊपर हमला कर दिया। इसलिए उन्होंने उस जगह को चुना, अपने मंत्रियों से, ऋषियों से मंत्रणा करी और उस जगह को अपने राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने अपने नए राज्य का नाम अग्रगण्य या अग्रोदय या अग्रोदक रखा और उस अग्रोदय राज्य की राजधानी अग्रोहा बनी। अब हम जानते हैं अग्रोहा के बारे में। तो महाराजा अग्रसेन अग्रोदय, अग्रगण या अग्रह, ये सभी एक ही जगह के नाम है, उन्हीं के राज्य के नाम है। उस गणराज्य के महाराजा बने। इस गणराज्य की राजधानी अग्रोहा बनी। मैं गणराज्य वर्ड क्यों काम में ले रहा हूँ? गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, जो आज हमारे भारत में हम देखते हैं, वही व्यवस्था वहाँ पे महाराजा अग्रसेन जी ने आज के इतने साल पहले, 5000 साल पहले लागू कर दी थी। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित कर दिया था। हर गोत्र अलग होने के बावजूद सब एक ही परिवार का अंग थे। इसी कारण अग्रोहा स्वर्णिम विकास करता रहा और राज्य के उन्हीं 18 गणों में से एक एक प्रतिनिधि लेकर लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की गई, जिसका स्वरूप आज हम हमारे भारतवर्ष में भी देखते हैं। अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन जी के 18 यज्ञों के बारे में, जिसके कारण आज अग्रवालों की 18 गोत्र बनी हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा से व महर्षि गर्ग जी की सलाह से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल राज्य का निर्माण किया था, जिसका नाम मैंने आपको जैसा बताया था कि अग्रेय या अग्रोदय कहलाया। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 ऋषियों व
जो गण बनाए थे उनके गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प दिलाया। यज्ञों में बैठे इन 18 गुरुओं या महर्षियों के नाम पर ही अग्रवंश के 18 गोत्रों की स्थापना हुई। प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं महर्षि गर्ग या गर्गाचार्य बने। सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित किया गया उस यज्ञ में और उन्हें गर्ग गोत्र दिया गया। इसी तरह दूसरा यज्ञ में गोभिल ऋषि ने करवाया, जो द्वितीय पुत्र को गोयल गोत्र दिया गया। इसी तरह तीसरा यज्ञ में गौतम ऋषि ने गोयन गोत्र धारण करवाया। चौथे में वत्स ऋषि ने बंसल गोत्र, पांचवें में कौशिक ऋषि ने कंसल गोत्र, छठे में शांडिल्य ऋषि ने सिंघल गोत्र और इसी तरह 17 यज्ञ सानंद संपन्न हुए। उस समय यज्ञों में पशु बलि अनिवार्य रूप से दी जाती थी। जब 17 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे और 18वें यज्ञ के अंदर पशु बलि देने के लिए एक घोड़े को यज्ञ के पास समीप लाया जा रहा था, तो उस घोड़े को बहुत बेचैन और डरा हुआ पाकर महाराजा अग्रसेन जी को विचार आया कि ऐसी समृद्धि का क्या फ़ायदा जो किसी निर्जीव जानवर की मूक पशु की खून को बहाकर हासिल हो। महाराज अग्रसेन को उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हो गई। उसी समय उन्होंने अपने मंत्रियों के ना चाहने पर भी पशु बलि पर रोक लगा दिया। वह उस यज्ञ को बिना पशु बलि के ही संपन्न करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, ना किसी पशु को मारेगा, ना मांस खाएगा और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा, यानी कि अहिंसा का धर्म निभाए। इसलिए आज भी अग्रवाल समाज या अग्रवंश समाज अहिंसा को ही अपना धर्म मानता है। इधर अंतिम और 18वें यज्ञ में यज्ञाचार्यों द्वारा पशु बलि को अनिवार्य बताया गया। अगर पशु बलि नहीं दी जाती है तो वह गोत्र वह यज्ञ जो है अधूरा रह जाएगा। इसी कारण कहा जाता है कि अग्रवालों के 17.5 गोत्र हैं। वह यज्ञ आधा ही पूरा हुआ था क्योंकि उसमें पशु बलि नहीं हो पाई थी, इसलिए कहा जाता है कि अग्रवालों के 17.5 गोत्र हैं। अब बात करते हैं अग्रवालों के 18 गोत्रों के बारे में। इन 18 गोत्रों का नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन 18 गोत्रों के बारे में भी अलग अलग स्कॉलर्स की या अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय रही है। कई लोगों ने इनमें अलग अलग भिन्न भिन्न नाम बताए हैं, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड 18 गोत्र हैं मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। अग्रवालों के ये 18 गोत्र हैं: एरन, बंसल, बिंदल या विंदल, भंदल, धारन या धेरन, गर्ग, गोयल, गोयन या गोइन या गंगल, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकुल या मुदगल, मंगल, मित्तल, नागल, सिंघल, तायल और तिंगल। हालांकि इन गोत्र के नामों पर जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कुछ और गोत्रों के नाम भी इनमें सम्मिलित करते हैं, जैसे कि कोटरीवाल, पसारी, पंसारी, टिबरेवाल इत्यादि। महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद का अग्रदूत कहते हैं। कहा जाता है कि भारतीय समाज में समाजवाद की नींव जो है महाराजा अग्रसेन जी ने ही रखी थी। महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में जो भी नया परिवार या व्यक्ति आकर बसता था, वहाँ पर ये नियम था कि हर एक परिवार उस नए परिवार को या उस नए व्यक्ति को 1 रुपया और 1 ईंट देगा। 1 रुपया इसलिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और 1 ईंट इसलिए ताकि वो अपना मकान बना सके। महाराजा अग्रसेन जी का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, 1 रुपया 1 ईंट। कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन जी के राज के दौरान अग्रवाह ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। कहते हैं कि इसकी चरम समृद्धि के समय वहाँ पर लाखों व्यापारी परिवार रहा करते थे। महाराजा अग्रसेन जी ने 108 वर्षों तक राज किया। करने के बाद महाराजा अग्रसेन जी ने माता महालक्ष्मी जी के आदेश पर अपना राजपाट अपने सबसे बड़े पुत्र राजकुमार विभु को सौंपा और खुद वानप्रस्थ आश्रम अपनाकर तपस्या के लिए जंगल की ओर चल पड़े। महाराजा अग्रसेन जी एक प्रतापी और अवतारी युग पुरुष थे, इसलिए आज भी उनके जन्म के 5100-5200 साल बाद भी उन्हें भगवान की तरह, एक अवतार की तरह पूजा जाता है और आज भी हर अग्रवाल कुल में उनका नाम भगवान महाराज अग्रसेन जी की तरह लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी के बाद में अग्रोहा नगरी का क्या हुआ और किस तरह अग्रोहा से हमारे अग्रवाल बंधु बांधव संपूर्ण भारतवर्ष में व संपूर्ण विश्व में फैले। महाराजा अग्रसेन जी के राज्य की वैभवता से उनके पड़ोसी राज्य बेहद जलते थे, इसलिए वे बार बार अग्रोहा पर आक्रमण करते रहते थे।
उन्हें बार बार मुँह की खानी पड़ती और वे बार बार ट्राई करते रहते, लेकिन इस कारण जनता का बड़ा नुकसान होता क्योंकि उन्हें बार बार युद्ध झेलना पड़ता और साथ ही अग्रसेन जी की जनता के प्रति किए गए भलाई के कामों में भी विघ्न पड़ता था। इसी प्रकार कहा जाता है कि अग्रसेन जी के बाद एक बार अग्रोहा में इतनी भीषण आग लगी कि उस आग पर काबू नहीं पाया गया और लोगों को अग्रोहा छोड़कर जाना पड़ा। इसी के साथ सरस्वती नदी के सूखे के कारण व सिकंदर के आक्रमण के कारण भी अग्रोहा को बहुत दंश झेलना पड़ा और वहाँ से लोगों का पलायन हो गया। इन सब से हजारों लोग बेघर हो गए और जीविका की तलाश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में जा बसे, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वे सब आज भी अग्रवाल अग्रवंशज ही कहलाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं अग्रोहा धाम के प्रेजेंट स्टेट के बारे में। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अग्रोहा आज हिसार हरियाणा में हिसार के पास में स्थित है। महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी रही अग्रेह या अग्रोहा के अवशेष आज भी हिसार के पास अग्रोहा में 650 एकड़ में देखे जा सकते हैं। वहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई व वहाँ से कई अवशेष अग्रोहा राजधानी के निकले हैं जो अग्रसेन महाराज की राजधानी के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। आज भी अग्रोहा अग्रवालों के लिए पांचवें धाम के समान पूजनीय है, एक तीर्थ स्थान के रूप में पूजनीय है। वर्तमान में अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने वहाँ के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी है। वहाँ कई सुंदर मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनाकर अग्रवाल समाज के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। वहाँ पर आपको भव्य अग्रसेन जी का मंदिर दिखेगा, माता महालक्ष्मी का मंदिर दिखेगा, सरस्वती माता का मंदिर दिखेगा, वैष्णो देवी माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, एक शक्ति सरोवर है जिसमें कई तीर्थों का, कई नदियों का पानी लाकर समाहित किया गया है। इसी तरह कई धर्मशालाएं हैं, झूले हैं, अम्यूज़मेंट पार्क हैं, बोटिंग साइट्स हैं, कुछ पिकनिक स्पॉट्स भी डेवलप किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल समाज के लोग और बाकी समाज के हमारे सभी भाई बहन वहाँ पर आएँ। आज अग्रसेन जी के वंशज अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं। अग्रवाल का अर्थ है अग्रसेन जी की संतान या अग्रोहा के लोग। वैदिक युगीन अग्रवंशीय क्षत्रिय ही वर्तमान में अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं। पिछले लगभग 2-3 हजार वर्षों से अग्रवालों की आजीविका का आधार वाणिज्य होने के कारण आज अग्रवाल समाज वैश्य समाज का एक पार्ट है। तो अग्रवाल न केवल क्षत्रिय वंश से हैं बल्कि वे वैश्य समुदाय से भी हैं। आज अग्रवाल समाज के बहुसंख्य लोग वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखेंगे तो वे अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं। सोशल सर्विस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी के अलावा लॉ, साइंस एंड रिसर्च, स्पोर्ट्स और फिल्म के अंदर भी अग्रवाल समाज के कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अग्रवाल समाज की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। मैं ज़रूर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं हर क्षेत्र के अग्रवाल समाज की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने इस वीडियो में महाराजा अग्रसेन जी से और हमारे अग्रवाल समाज से रिलेटेड सभी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को समाहित करने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई जानकारी छूट गई है तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसे जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है कि कई जानकारियों से आप सहमत नहीं हों, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में इन सब जानकारियों को इकट्ठा किया है और अलग अलग मतों की सभी जानकारियों को इसमें समाहित करने की कोशिश की है और आपको वही जानकारियाँ बताई हैं जो वाइडली समाज में एक्सेप्टेड हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अग्रवाल समाज के अपने सभी परिवारजनों से और मित्रों से शेयर करना ना भूलें। बोलिए महाराज अग्रसेन जी की जय, अग्रोहा धाम की जय, कुलदेवी माता महालक्ष्मी की जय। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।